ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस चैप्टर में जब पढ़ोगे तो बहुत कुछ जो पहले पढ़ा हुआ है वो सब कुछ खराब होता चला जाएगा। मतलब 9th में 10th में जो भी एटम के बारे में जो भी तुमने छोटी मोटे ज्ञान प्राप्ति की है वो काफी कुछ उसमें गलत हो जाएगा और काफी कुछ से मतलब ज्यादातर चीजें अब गलत होने वाली है। तो उसके लिए रेडी रहो और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इस चैप्टर के एंड तक आते आते तुम्हें बहुत हद तक पता चल जाएगा। अब फर्स्ट चैप्टर में या फिर पहले भी तुम लोगों ने बहुत साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ बातें बोली। स्पेसिफिकली डाल्टन के बारे में हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा और 11th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि डाल्टन ने अपने रूल वगैरह दिए। बट जो भी इन्होंने बोली बातें उसमें बहुत सारी एरर्स निकले, बहुत सारे एरर्स निकले। ऐसा नहीं है कि सारी बातें गलत हो गई बट बहुत सारी बातें गलत हो गई। ठीक है, सब में से कुछ कुछ बातें गलत हो गई। तो स्पेसिफिकली क्या क्या था जो समय के साथ गलत होते चला गया, वो ये था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कोई एटम जो है वो स्टेबल कैसे है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फिर आगे कंपैरिजन, अगर मान लो तुम केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एटम की, एलिमेंट की, कंपाउंड की अगर मान लो कंपेयर करना चाहते हो तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आगे हमारे पास कॉम्बिनेशन, तुम्हें पता है कि एटम्स कंबाइन करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ या फिर कोई किसी के साथ भी कंबाइन करता है, तो कंबाइन किस तरीके से करते हैं ये चीज नहीं एक्सप्लेन हो पाई। और फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अपने आप में बहुत एक डीप टॉपिक है बट यहां पे इतना समझ लो कि चार्ज पार्टिकल्स जब थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो उनके अंदर से रेडिएशन निकलता है। अब वो कैसे होता है वो बहुत आगे की बात है, वो देखेंगे। बट ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो पुराने साइंटिस्ट के साथ उन्होंने मतलब समय के साथ फेस करी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम छोटे से करेंगे कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर कुछ ऐसा भी होता है जो उससे भी छोटे हैं और उससे भी छोटे एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तीन चीजें होती हैं जिसके बारे में तुमने पढ़ा है बट क्या उसकी पोजीशन सही तुमने पढ़ी है या फिर उसके बारे में जो भी चीजें तुमने पढ़ी हैं वो सारी बातें सही थी या नहीं थी वो हमें समय के साथ पता लग जाएगा। बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर होते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, वो हम समय के साथ देखेंगे, है कि नहीं। बट इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजें होती हैं जो एटम के अंदर होती हैं, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है अभी तक हमने ये सुना है कि वो बाहर क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। इतनी बातें हमने सुनी है। अब यहाँ पे ये सारी बातें कितने हद तक सही हैं वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में साइंटिस्ट वगैरह को कैसे पता चला, तो इसका पता चला हमें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स के बारे में के वजह से। अब ये क्या होती हैं, कैसी ट्यूब्स होती हैं, देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की ट्यूब होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ। इसमें एक जो इसका पार्ट होगा वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा और एक जो पार्ट है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। साफ साफ तुम देख सकते हो, सिंपल और बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो कैथोड है और वो एनोड है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता है क्या है कि बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करने से जो करंट है वो मूव करता है, कहां से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है। ध्यान रखो, ये छोटी सी बात है, पता हो गई तुम्हें। जो करंट है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। थोड़ा सा डिफरेंट है बट हाँ ये ऐसा होता है। ध्यान रखना ये केस थोड़ा सा उल्टा है। कैथोड एनोड के बारे में जितना अभी तक तुमने सुना होगा शायद ही उससे उल्टा है, तो ये थोड़ा सा रिवर्स है बट हाँ ऐसा ही है क्योंकि इसी से हमारा काम बना है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि यहाँ से जो रेज मूव कर रही है, जो करंट एक तरीके से मूव कर गया कैथोड से एनोड की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स बोलते हैं। दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। अब ये दिखता क्यों है ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है बट हाँ ये एक इस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और बातें क्या है, और बात ये है कि कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड द एनोड विद फोस्फोरेसेंट मटेरियल। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअल में अगर सही में बोलूं ना तो ये जो रेज यहाँ से जा रही होती है वो विजिबल नहीं होती। तो उसको विजिबल करने के लिए हम करते क्या है, इसके पीछे ना एक कोटिंग लगाती हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाते हैं। ये जो एनोड है इसके पीछे यहाँ पे कोटिंग लगाई जा रही है। ठीक है, ये जो मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड से इसको कोट किया गया है। यहाँ पे सारी बातें तुम्हें याद नहीं रखनी, सिर्फ समझने के लिए इनफ है। तो उसको कोट किया गया। अब कोट करने के बाद उसके बाद वापस से अगर हम क्या करते हैं, इस रेज को
स्टार्ट करते हैं, मतलब फिर से हाई वोल्टेज देते हैं, तो बहुत हाई वोल्टेज देने के बाद ये जो रेज होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं किसको, जिंक सल्फाइड की कोटिंग को स्ट्राइक करती हैं। यहाँ पे जो कोटिंग है उसको एक तरीके से स्ट्राइक कर रही है। अब यहाँ पे स्ट्राइक करने से एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनता है इस पोजीशन पे। अब यहाँ पे जो ब्राइट स्पॉट बनता है इसका तुम बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो, पुराने जमाने के सीआरटी टीवी। अब ऐसे जमाने में जो सीआरटी टीवी मतलब टीवी आते थे उनको सीआरटी टीवी बोला जाता था, तुमने सुना जरूर होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ, तुमने देखा होगा इसका जो बैक होता था वो इस तरीके का होता था। यहाँ पे जो ट्यूब है ना, ये देख रहे हो, ये पूरी की पूरी ये ट्यूब भी अपने आप में एक सीआरटी ट्यूब ही है, मतलब कैथोड रे ट्यूब ही है। अब यहाँ पे भी ये पार्टिकल्स ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं, बट वही है कि पार्टिकल्स तब तक विजिबल नहीं होंगे जब तक यहाँ हम एक कोटिंग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ कोटिंग लगाते हैं और जब वो पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो हमें स्क्रीन पे जो स्क्रीन है वो विजिबल होती है, जो भी चमकता दमकता जो भी होता है वो विजिबल हो रखा होता है। ये बिल्कुल सेम एक तरीके से बिल्कुल सेम फंक्शनिंग है, सीआरटी का जैसे फंक्शनिंग होता है वैसे ही इसका भी फंक्शनिंग है। तो इसी चीज की मदद से हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने वाला है। वो कैसे, वो बात देखते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करा इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट ये निकला, तो सबसे पहली बात जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं वो स्टार्ट करती हैं कैथोड से और एंड करती है एनोड पे। यूजुअली जो हमने पढ़ा है वो इसका थोड़ा सा उल्टा होता होगा, तुम्हें याद होगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तुम्हें बस इतना समझ लो कि यहाँ पे कैथोड से शुरुआत और एनोड पे खत्म होता है। अब देखो ये दिखने में रेज कुछ इस तरीके की, बट जैसा कि मैंने तुम्हें बोला ये खुद विजिबल नहीं होती, दीज रेज आर नॉट विजिबल बाय देयर ओन बिहेवियर, खुद तो मतलब विजिबल नहीं है, बट जैसे हम फ्लोरेसेंट मटेरियल या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, बात एक ही है, जो जिंक सल्फाइड वाला मटेरियल हम यूज करते हैं उसके बाद ये क्या करने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। तो वो स्ट्राइक करने के बाद वो ग्लो करता है। तो ये जो ग्लोइंग इफेक्ट तुम देख रहे हो ये इसका खुद का नहीं है, वो मटेरियल को स्ट्राइक करने के बाद आता है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बिजली से रिलेटेड समझ लो, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत डिटेल में क्लास 12th में जाना जाएगा, बट इतना सा। और मैग्नेटिक फील्ड तो समझते हो किसी मैग्नेट की वजह से। अब जब तक ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो, बिना कुछ दिक्कत के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। बट जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा, लगाने के बाद इनका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है, और बिहेवियर बिल्कुल एग्जैक्टली किसके जैसा हो जाता है, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स जैसा हो जाता है, और उसी नेगेटिव पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और बिहेवियर में बदलाव कैसे आता है, वो क्या होने लगता है, बेंड होने लगता है। अब ये जो बेंड होता है ये सिर्फ एक नेगेटिव पार्टिकल होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो चलो मेरे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अब कोई नेगेटिव पार्टिकल इसके पास जाएगा तो नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, या पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से ना ऐसे बेंड होने लगता है। तो अब तुम यहाँ पे सेम तरीके से नोटिस कर रहे हो कि जो पार्टिकल है वो फील्ड की वजह से बेंड हो रहा है, जो कि क्या, कौन बेंड होता है, एक नेगेटिव पार्टिकल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से पार्टिकल होते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहीं से जो डिस्कवरी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो होती है। कहने का मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी जो होती है वो होती है, उसके बाद उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी कहानी मैंने तुम लोग को इसके बारे में बताई वो तुम्हें याद नहीं करनी है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। ये जो भी बात कैथोड रे ट्यूब्स के बारे में बताई गई ये याद नहीं करना होता, इतने पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, कुछ याद नहीं करना। जैसे आखिरी बात हमारे पास यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी जो तुम मटेरियल यहाँ और यहाँ यूज कर रहे थे ना, कैथोड और एनोड, उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर अंदर जो गैस है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में जो भी मटेरियल है, चाहे कैसा भी मटेरियल हो, हर मटेरियल के अंदर एक चीज तो प्रेजेंट है, और वो मटेरियल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आगे बात। तो ये है एक तरीके से डिस्कवरी पूरे इलेक्ट्रॉन की, और एक तरीके से ये भी कह सकते हो ये है स्टार्टिंग इस चैप्टर की। यहाँ पे जो भी मैंने सीआरटी के बारे में तुम्हें बताया वो याद नहीं करना, सिर्फ समझो, मोस्ट ऑफ द चीजें याद नहीं करनी होती है। हाँ, इनकेस अगर कुछ याद करना होगा तो उसके बारे में जितना मत करो, मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा तुम्हें, बट समझने पे के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।